है एवरीवन, दिस इज़ अज़रा शेख एंड आज हम EMRS TGT साइंस जो आप टीयर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उसकी क्लास सेकंड करने वाले हैं। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया। जहाँ-जहाँ हमें एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ी, उसको भी हमने यूटिलाइज़ किया है, ठीक है? तो आज मैं आपके सामने चैप्टर 2 यानी लाइट को कवर करूँगी। यहाँ पर क्या-क्या टॉपिक है? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखिए, आपको ना अपने जो सिलेबस है, उस पे स्टिक रहना है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर की इमेजेस फॉर्म करने का तरीका पूछा है, तो आपको बस यही समझना है। कॉन्वेक्स में हम नहीं जाएँगे। रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब मैं आपको बताऊँगी। रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद है फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज़ एंड यहाँ पर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। क्या होता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट? When parallel rays of light meet at a single point after passing through a lens or reflecting from a mirror. देखिए, लेंस के केस में क्या होता है? पासिंग थ्रू अ लेंस, लेंस इस तरह से होता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें और कॉनकेव लेंस की बात करें तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर लेंस से पास कर जाती हैं, क्यों? क्योंकि इसके दोनों जो पार्ट होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, और आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास कर जाती है। इन केस ऑफ मिरर में एक सरफेस जो होती है आपकी, यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस होती है और ये वाली सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। तो बेसिकली पहले डेफिनेशन समझिए। व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट एट ए सिंगल पॉइंट, ये एक सिंगल पॉइंट पर जाकर मीट करते हैं, उसी को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। कब मीट करेंगी? आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस। अगर आप लेंस की बात कर रहे हो तो वो लेंस से पास करने के बाद, और फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। अगर आप मिरर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के बाद मिरर से। द फिनोमिना इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस आपको पता है कि एक जगह आकर इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं चीज़ें। लाइट की बात करें तो लाइट की रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। ह्यूमन की थिंकिंग की बात करें तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि इंडिया की कैपिटल क्या है? अब मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और 30 के 30 स्टूडेंट को इस बात का जवाब पता है। यहाँ पर टोटल 30 स्टूडेंट को जवाब पता है, वो जानते हैं कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। तो सारे बच्चे दिल्ली जवाब देंगे। इट मीन्स उनकी थिंकिंग कन्वर्ज हो गई दिल्ली पर। वो दिल्ली के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली इसका आंसर है। लेकिन इन केस अगर मैं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि दिल्ली में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, या दिल्ली पर कौन-कौन से हिस्टोरिकल प्लेस है, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपका डाइवर्जिंग क्वेश्चन हो गया। वो आप अपने अकॉर्डिंग बताएँगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या आपको इंपॉर्टेंट लगता है। वो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो उसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब फैल जाना अलग-अलग डायरेक्शंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जेंस दिखाता है और कॉनकेव मिरर भी आपका कन्वर्जेंस दिखाता है। कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉनकेव मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है? दोनों के दोनों कन्वर्ज कर देते हैं लाइट को। द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पर वो आकर मीट करती है लाइट, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने कभी कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल किया हो, तो हम पेपर को बर्न कर लेते हैं। आप इस तरीके से कॉनकेव मिरर लाएंगे और उसको सनलाइट में उसके ऊपर पेपर रखकर यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा मूव कराइए। उसको ऐसे पॉइंट पॉइंट पे लेकर जाएंगे जहाँ पर प्रिंसिपल फोकस आपको मिले, वो आप एक्टिविटी में करते ही हैं, और वो पेपर आपका बर्न हो जाता है। तो सनलाइट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज एट अ फोकस, देन पेपर आपका बर्न हो जाता है। कॉनकेव मिरर में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही आपके कन्वर्जेंस ऑफ लाइट को दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये वाला इस पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया है, यहाँ से लाइट पास करती है, लाइट जाकर एक पॉइंट पर मीट करती है, इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। अब पहले आप मिरर और लेंस दोनों की कुछ कंडीशन समझ लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होता है आपका आर्क, ठीक है? इसको अगर हम एक कंप्लीट सर्किल माने तो उस सर्किल का ये एक आर्क होती है छोटी सी। इस आर्क से बड़ा होता है ये वाला रीजन, जिसको हम, या इसके लास्ट पॉइंट पर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जहां पर लाइट मीट करती है, कन्वर्ज होती है, उसको आप प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये सारी डिस्टेंस जहाँ से हम मेज़र करते हैं, उस पॉइंट को पोल कहते हैं। तो हम हर एक पॉइंट की डिस्टेंस पोल से ही मेज़र करेंगे, ठीक है? इस आर्क को हमने नाम दे दिया है एम एंड एन। ये कॉनकेव मिरर की बात यहाँ पर हो रही है। जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इस तरीके से उसको मूव कर देंगे। अगर आप लोगों ने कभी स्पून देखा हो, जो स्टील का स्पून होता है, उसमें भी जो उसका इनवर्ट, जैसे ये आपने बिल्कुल सीधा स्पून जिसमें हम खाते हैं, ये वाला पार्ट अगर देखें तो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और पीछे वाला पार्ट जो उभरा हुआ होता है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है बी ए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पर रखी हुई है। यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही है, और वो लाइट रेज आपकी इस तरह से आकर टकराती है,
और वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता हो और मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। ये आपकी इंसिडेंट रे हैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं, बस मैं स्टार्टिंग में डिटेल में बता रही हूँ, आगे डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। आप जहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है वहाँ से नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दें तो दोनों एंगल बराबर होंगे, यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी तरीके से इस वाली रेज़ को देखेंगे, फिर ये यहाँ से पास कर रही है, यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, बस आपको समझना ये है कि एक पॉइंट पर आकर जहाँ कन्वर्ज हो रही हैं लाइट रेज़ उसको हम कन्वर्जिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है? और ये आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। नेक्स्ट आप लेंस के केस में भी देख सकते हैं, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर आपकी लाइट रेज जा रही है। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस के एकदम बीच में, ये थोड़ा इस तरीके से नहीं बना, ये ऐसे बनना चाहिए था एकदम सेंटर में। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को आपको लेंस का एकदम सेंटर मान सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है, ये एकदम बराबर होती है दोनों। यहाँ से जब लाइट पास करती है तो इस पॉइंट पर आकर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है? इस पॉइंट पर आकर वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ से कन्वर्ज हो जाएगी इस पॉइंट पर। इसको आप प्रिंसिपल फोकस 2 कहते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आई होप कि आपको कन्वर्जेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहाँ-कहाँ पर होता है? हमने आप पढ़ ही लिया है कि कॉन्वेक्स लेंस में होता है, कॉनकेव मिरर में होता है। जब पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट आती हैं, तो वो कन्वर्ज होती हैं एट अ प्रिंसिपल फोकस, ये आपको लिखना है एग्जाम में। कौन सी वो पैरेलल रेज़ है? ये सारी पैरेलल रेज़ हैं। ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, इस तरीके से आकर मिल जाती हैं। इन केस ऑफ लेंस, लेंस के केस में क्या हो रहा है? लाइट यहाँ जा रही है, पास करती है तो फिर भी पॉइंट पे मिल जाती है। तो दोनों कंडीशन समझ में आई, पैरेलल रेज़ कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस। फिर आते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को भी हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। इमेजेस कैन बी रियल और इन्वर्टेड। देखिए रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, तो इन केस में क्या होता है कि इमेजेस रियल इन्वर्टेड तो होती हैं लेकिन कभी-कभी वर्चुअल भी हो जाती हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस के अंदर रखा हो। जैसे कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की जब इमेजेस बनवाऊँगी आपसे, तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर जनरली जैसे पहले हम कहाँ रखते हैं इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट आपकी फोकस पर बनती है। फिर हम फोकस से पास करवाते हैं तो ऑब्जेक्ट आपकी इधर जाकर बनती है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि फोकस और पोल के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूँ तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है यहाँ पर जाकर और बड़ी सी एनलार्ज ऑब्जेक्ट बनती है। वो अभी हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड ह्यूमन आई, इन सब में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस को यूज किया जाता है। डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो डाइवर्जेंस कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? ये कॉनकेव लेंस में, बस उल्टा हो जाएगा, और कॉनकेव मिरर में। क्या डिफरेंस हुआ? वहां पर कॉनकेव मिरर था, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है। वहां पर कॉन्वेक्स लेंस था और यहाँ पर कॉनकेव लेंस है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। होता क्या है डाइवर्जेंस? वही सेम चीज है जो बताई है। इसको आप समझ लीजिए कि ये आपका मिरर है। कौन सा मिरर है? ऑफ कोर्स कि इसका कौन सा वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाला पार्ट इसका पॉलिश्ड है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? लाइट यहाँ पर आएगी, इसको रिफ्लेक्ट होना है क्योंकि अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड है। ये लेंस तो है नहीं कि जो दोनों पार्ट ट्रांसपेरेंट होंगे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको हम मिला देते हैं एक पॉइंट पर। ये इस पॉइंट पर मिल नहीं रही है, ये मिलती हुई सीम हो रही है, प्रतीत हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि शायद ये इस पॉइंट से निकल कर आ रही, एक्चुअल में नहीं आ रही। तो ये जब डाइवर्ज हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, इसी को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। इवन कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग मिरर है ही, कॉनकेव लेंस भी आपका डाइवर्जिंग लेंस है। आप ऐसा करिएगा, इनको एक छोटा सा यहाँ पर एक टेबल बना के और इनको याद कर लीजिएगा कि कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा यहाँ पर डाइवर्जिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, ये वही सेम चीजें हैं कि ये आपका एम होता है, एन होता है, हमने इस आर्क को नाम दे दिया है। इसको अपर्चर भी कहते हैं, सिर्फ आर्क नहीं कहते, अपर्चर भी कहते हैं। ये कंप्लीट सर्कल हम अज्यूम करके चलते हैं, बहुत अच्छा सर्कल नहीं बना, दोबारा बनाती हूँ। ये कंप्लीट सर्कल हम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका इस सर्किल का सेंटर होता है, हालांकि ये सेंटर नहीं है, रुको मैं सही से बनाती हूँ, ये वाला, अगर ये कुछ सही करके
आपके सेंटर होता, मतलब सर्कल होता, तो उसका ये सेंटर सी होता जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस पर हमें लाइट आती हुई लगता है कि यहाँ पर आकर मीट कर रही है। पी आपका पोल होता है। तो ये सारी, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है और आपने पूछना है कि फोकल लेंथ कितनी होगी, तो ये 2f के बराबर होती है। तो कभी-कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होती है, फोकल लेंथ निकालनी होती है, f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सोलर रेज आती है, appears to originate from a point called principal focus। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, क्योंकि जब लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं और हमें ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमें कि ये यहाँ आकर मिल रही हैं, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, appears, ये appear होती है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस, वही सेम बात। ये हमेशा क्या बनाता है? हमेशा एंड हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज यूज्ड इन द स्पेक्ट्रल्स। जो आप स्पेक्ट्स यूज करते हैं फॉर मायोपिया के लिए यूज किया जाता है। मायोपिया को ट्रीट करने के लिए भी आपके पास कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, एंड सिक्योरिटी मिरर में ये यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कॉनकेव मिरर। इसके कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं, ये मैंने आपको बताया है कि आपके सिलेबस के अंदर ये गिवन है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ना आपको एक मिरर बनाना आना चाहिए, ठीक है। जो सारे पॉइंट्स हमने मिरर वाले देखे हैं वो आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कॉनकेव मिरर है। इस अपर्चर के एकदम यहाँ से सेंटर से मैं एक पॉइंट पास करती हूँ, लाइन पास करती हूँ। इसका जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पी। इसको आप पी पॉइंट कहेंगे। उसके बाद इसको अगर मैं एक सर्किल अज्यूम कर लूँ तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा सर्किल का, इसको आप कहते हैं सी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी के डिस्टेंस को आप आर कहते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ सेंटर, या सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ इसकी सेंटर की रेडियस ऑफ सर्किल। देन यहाँ पर आपके एग्जैक्टली बिल्कुल डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एफ, और आर होती है 2f के बराबर। तो ये चीज़ आपको मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दूं, ठीक है, तो आप पहले ये वाली इमेजेस यहाँ पर देखेंगे। इन्फिनिटी, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो यहाँ लाइट रेज पास करेंगे और वो प्रिंसिपल फोकस से मिलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगे। आपने ये वाला लॉ पढ़ा होगा, 3 लॉ आपने पढ़े होंगे बेसिकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले आता है कि अगर हम यहाँ से लाइट रेज, पैरेलल रेज हो किसी भी मिरर के, वो रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से पास करती है। और दूसरा वाला लॉ हमने पढ़ा था कि अगर कोई सी भी रे को हम फोकस से पास कराएं तो वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये 2-3 लॉज आपने पहले पढ़ लिए होंगे, सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, मैं आपको यहीं पर सारी चीज़ें बता दूँगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ये रही आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, यहाँ से लाइट रेज़ एटलीस्ट 2 रेज़ तो आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 रेज़ ले लेते हैं। दूसरी रेज़ आपने क्या ली? यहाँ पर ले ली। अब आप ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ से एक रेज़ आई तो ये रिफ्लेक्ट होगी, फोकस पे रिफ्लेक्ट होगी। ये जो रेज़ थी आपकी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, फोकस पे रिफ्लेक्ट होगी। तो फोकस पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। क्या आपको ये इमेज दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? अरे बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज की है, तो कहाँ से इमेज दिख जाएगी? ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की इमेज बनती है। कहाँ पर बनती है? फोकस पर बनती है। कैसी होती है इमेज? इमेज होती है रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट आते हैं बियॉन्ड सी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा सी के बहुत बियॉन्ड, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपने बी पर रख दिया उसको, तो ऑब्जेक्ट आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? पहले हम रूल्स पढ़ते हैं। हमने ये ऑब्जेक्ट रखी है, ए बी हमारी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब जरा देखें कि यहाँ से लाइट रेज जाती है और यहाँ पर टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है फोकस पर। फोकस पर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कम से कम 2 रेज़ तो चाहिए। दूसरी रेज़ को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और आप जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी रेज़ को पास करते हैं तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाती है। तो ज़रा ध्यान से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर देखिए ये एरो जाने का है और ये एरो वापस आने का है। इट मीन्स कि वो उसी पॉइंट से वापस आ रही है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं? जब 2 लाइन मीट करती हैं तभी इमेज फॉर्म होती है। तो दोनों लाइन इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए इमेज कहाँ पर बनी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कब? जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, सी से बहुत दूर। कैसी इमेज बनी? आपको नहीं लग रहा इमेज थोड़ी छोटी है? हालांकि इतनी पॉइंट साइज तो नहीं है, लेकिन कुछ तो छोटी है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके पास ए बी है और इमेज फॉर्म हुई है बी डैश ए डैश। इन्वर्टेड तो हमें दिख ही रही है बी डैश ए डैश, तो इन्वर्टेड तो होगी क्योंकि रियल है तो इन्वर्टेड है, और डिमिनिश्ड है मतलब छोटी साइज की है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब देखते हैं एट सी। अगर आप इमेज को सी पर ही रख दें,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। सी पर क्या होता है, ये रखिए आपने ऑब्जेक्ट सी पर, और इतने ही साइज की इसी पॉइंट पर आपका इमेज बन जाती है। कहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, लाइट पास की रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट फोकस से पास की पैरेलल हो गई, कहाँ पर मिली आकर, एक पॉइंट पर आकर मिली। कौन सा पॉइंट, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पॉइंट पर मिलती है। बनती कैसी है, रियल इन्वर्टेड। तो सेम साइज की ऑब्जेक्ट अगर आपको बनानी है, सेम साइज की ऑब्जेक्ट अगर आपको बनानी है तो कहाँ पर रखो, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दो, ठीक है। सेम साइज की ऑब्जेक्ट इमेज बन के तैयार हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कितनी कंडीशंस कवर हो गई, 1 2 3। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसको अभी पढ़ेंगे बाद में। पहले हम फोर्थ कंडीशन पढ़ लेते हैं, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेकर जाते हैं, सी और एफ के बीच में रखेंगे, दैट इज सी और एफ, इस वाले पॉइंट के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दी। ये रखिए आपकी ऑब्जेक्ट, छोटी सी ऑब्जेक्ट है। देखिए ये ए और बी ऑब्जेक्ट है आपकी। ध्यान से देखेंगे, जितनी भी इमेज होगी इमेजेस पे हम डैश लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने सी और एफ के बीच में रखी, यहाँ से लाइट रेस पास कर रही है, इस तरीके से पैरेलल रेस फोकस से पास होके जाएगी। आपको पता है कि जब भी कोई पैरेलल रेस जाती है, टकराती है मिरर से, तो फोकस से पास हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी रेस आपकी गई, यहाँ टकराई, वापस इधर आ गई। तो जिस पॉइंट पर ये आकर मिली है, वहां पर आपकी इमेज बनेगी। ऑफ कोर्स हमें दो रेस तो कम से कम चाहिए ना, और इमेज बनाने के लिए दो रेस का मीटिंग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपकी इमेज फॉर्म हो गई, बी ए इमेज फॉर्म हुई है। ये इमेज आपको देखने में कैसी लग रही है, ये थोड़ी छोटी है, बड़ी है, इससे बड़ी नहीं लग रही, तो ये एनलार्ज इमेज बनी। कब बनती है एनलार्ज, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इमेज आपकी एनलार्ज हो जाती है। होती रियल इन्वर्टेड ही है, क्योंकि रेज के मीट करने से, एक्चुअल रेज के मीट करने से बनी है, तो रियल इन्वर्टेड है, बट एनलार्ज साइज की है। अभी तक हम छोटी छोटी देखते आ रहे थे, अब आ जाते हैं फोकस पर। तो यहाँ पर आपके पास फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी है, इस तरीके से सेम रूल्स फॉलो होगा, और आपकी इमेज जाकर बनेगी इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर इमेज बनी, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, एक्चुअल में इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। तो उसका नेचर ही क्या बता दें हम, क्योंकि ये पैरेलल 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 रेस तो कभी मीट ही नहीं करती, ठीक है। तो ये पैरेलली चलती जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, किस सिचुएशन में इमेज फॉर्म नहीं होगी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे इमेज ही फॉर्म ना हो। आप फोकस पे ले जाके रख दीजिए, इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। नेक्स्ट है आपकी लास्ट कंडीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो ऑब्जेक्ट रियल नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट आपकी वर्चुअल हो जाएगी। रियल और वर्चुअल को तो पता है ना, रियल हम जो आपकी रियल रेस से बनती है, जिसको आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल जो आपकी स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। तो ये आपकी वर्चुअल मिरर के दूसरी तरफ जाकर बन जाएगी। यहाँ पर आपकी इमेज बनी दिस, ये ए और बी आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, लाइक दिस। ओके, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी और एफ के बीच में रखते हैं, तो बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज फॉर्म होती है, एंड लार्ज बड़े साइज की फॉर्म होती है, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ऑब्जेक्ट के बराबर की इमेज कब बनती है, जब आप सी पर रख देते हैं। कब इमेज नहीं बनती, जब आप एफ पर रख देते हैं। बनती तो है, ये इन्फिनिटी पर जाकर, कहीं जाकर बनेगी, पता ही नहीं बनेगी। पैरेलल रेज से कभी मीट ही नहीं करती, जब तक रेज मीट नहीं करेगी तो ऑब्जेक्ट नहीं फॉर्म होगी। आई होप कि ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज, अच्छा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका नेक्स्ट टॉपिक है। लेट मी चेक द टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता क्या है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि जब एक लाइट पास करती है किसी भी मिरर पर, वो रिफ्लेक्ट होकर उसी सेम एंगल से वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है। ये सारी कहानी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट बेंट हो जाती है, उसको आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और देखिए रिफ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फिनोमिना आज हम ऐसे देखने वाले हैं जहाँ पर रिफ्रैक्शन की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट बात और ये समझ लीजिए यहाँ पर, कि लाइट जो होती है वो दो फिनोमिना आपको दिखाती है, रिफ्रैक्शन दिखाती है और रिफ्लेक्शन दिखाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। उसके साथ साथ लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट रे नेचर की भी होती है और लाइट वेव नेचर की भी होती है। अगर लाइट रे नेचर की है, तो यहाँ पर वो रिफ्रैक्शन दिखा रही है,
वो आपको रिफ्लेक्शन दिखा रही है, वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रही है और वो आपको क्रॉम्पटन इफेक्ट दिखा रही है। अगर लाइट वेव नेचर की है तो वो आपको इंटरफेरेंस दिखा रही है, वो आपको डिफ्रैक्शन दिखा रही है एंड वो आपको पोलराइजेशन दिखा रही है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेज की बात करेंगे। तो अब जब भी मैं आपसे लाइट के बारे में कुछ भी डिस्कस करूंगी वहां पर मैं रे ऑफ लाइट यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं रे नेचर के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो रे नेचर क्या है? यहाँ पर हम लाइट को मानते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की बनी होती है और उन पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइट की स्पीड को हम सी कहते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ होती है? ये वैक्यूम में या फिर एयर में, हम ऐसा मान के चलते हैं। कहाँ कहाँ लाइट की स्पीड कम हो जाती है? जितने भी डेंसर मीडियम है, हवा और वैक्यूम के अलावा जितने भी डेंसर मीडियम है ना, वहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है। चाहे आप ग्लास ले लो, चाहे आप प्लास्टिक ले लो, चाहे आप पानी ले लो, स्पीड कम हो जाती है। जब वैक्यूम में होती है और जैसे कि आउटर स्पेस में, तो कोई मैटर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। इट मीन्स कि लाइट आपका रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, कुछ फोटॉन्स एक सिंगल लाइन में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसको लाइट रे कहते हैं। तो ये कुछ बातें लाइट रेस के बारे में थी। चलिए पहले हम रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताइए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है चेंज इन डायरेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर है एयर, जिसको आप रेयर मीडियम भी कहते हो, और ये है आपके पास वाटर, जिसको आप डेंसर मीडियम कहते हो। अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। तो लाइट जब इससे पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, मतलब वो बेंट हो जाती है। हमने तो पढ़ा था लाइट रेक्टिलिनियर मोशन में है, आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है 7th 8th स्टैंडर्ड में। लेकिन यहाँ पर लाइट का पाथ बेंट हो जाता है, ऐसे केस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं रिफ्रैक्शन में जो रियल नहीं होती, जो हमें सिर्फ दिखती हैं, हमें सिर्फ ऐसा अपीयर होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में हमें जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो अपीयर्स होता है कि वो बेंट है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये गुमराह करने का एक तरीका है रिफ्रैक्शन, हालांकि इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने के पर्पज से। बेसिकली रिफ्रैक्शन में लाइट की जो रेस है वो बेंट हो जाती है जब एक ट्रांसपेरेंट, जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये बेस्ट है आपके पास, ये ग्लास की एक स्लेब है। स्लेब मतलब एक स्लाइड समझ लीजिए ग्लास की। यहाँ पर एयर है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है। ग्लास है तो आपको पता है कि डेंसर मीडियम है, ये भी एयर है। अब यहाँ पर अगर लाइट की रे आपने इंसिडेंट की, ठीक है, तो लाइट की रेस को जो हम मान के चल रहे थे वो पास होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में ग्लास में जाकर उसकी जो लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और कम होने पर क्या होता है, वो नॉर्मल के पास चली जाती है। ठीक है, नॉर्मल के पास। अगर आप इसको यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ चली जाती है, इधर चली जाती है, नॉर्मल के पास। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लाइट की रेस अब यहाँ पर ऐसे जा रही है, इसको सीधा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो देखें कि नॉर्मल से दूर जा रही है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर कि लाइट की रेस जब एयर सॉरी लाइट की रेस जब एयर से ग्लास में जाती है, एयर से ग्लास में जाती है, तो लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाती है। किधर की तरफ बेंड होती है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है, जो हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है वो भी। उसके बाद अगर हम देखें कि ग्लास से, जैसे यहाँ पर ग्लास था, ग्लास से जा रही है वापस, तो ग्लास से अगर एयर में जाती है, इसको आप रेयर और डेंसर के मीडियम में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब उसकी स्पीड तेज है, उसको नॉर्मल के पास आने की जरूरत नहीं है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन डिफरेंट मीडिया, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, फास्टेस्ट होती है वैक्यूम में, थोड़ी स्लो हो जाती है एयर में, बहुत कम स्लो होती है वाटर में, और एकदम हल्की सी होती है ग्लास में। व्हेन लाइट गोज, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर यहाँ पे एयर हो जाएगा, डेंसर यहाँ पर आपका ग्लास पानी कुछ भी हो जाएगा, उसमें जाएगी तो बेंट हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेंट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ द रे स्ट्राइक द सरफेस नॉर्मली, अगर स्ट्राइक करती है तो 0 डिग्री एंगल बनता है और वो पास हो जाती है अनडेविएटेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई किसको कहते हैं, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल। जैसे यहाँ पर आपकी कोई भी ये ग्लास है, इसके ऊपर लाइट की रेस पास की, और वो वापस उसी एंगल से, मतलब जिस एंगल से वो जाकर पड़ती है, तो नॉर्मल से जो एंगल हम ड्रॉ करते हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रे वापस होकर रिफ्लेक्ट होकर जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ क्या होता है? देखिए स्नेल्स लॉ को पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब करता है रिफ्रैक्शन को एज लाइट स्ट्राइक करती है बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। दो मीडियम के बीच में जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो जो बाउंड्री वहां पर क्रिएट करती है उसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। उसको स्नेल्स लॉ की मदद से हम समझते हैं। ये बेसिकली यूज कब होता है? जब हमें इंडेक्स फाइंड करना हो। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्योर वैक्यूम और एयर इज हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो तो वहाँ पास हो जाती है कंप्लीटली। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होता है किसी दो अलग-अलग मीडियम के बीच में जो रेयर और डेंसर है, तो वहाँ ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे इसको करते हैं? यहाँ पर इंसिडेंट रेज़ है, ये रिफ्रैक्टेड रेज़ है। ये रिफ्लेक्टेड रेज़ है और ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है? दूसरा मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड। ये जो एंगल यहाँ पर बना थीटा थीटा एंगल, इसको हम थीटा 1 और इसको थीटा 2 मान के चलेंगे। तो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। देखो इसको यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये बात आपने प्लेन मिरर वाले केस में भी पढ़ी है और स्फेरिकल मिरर में भी सेम होता है कि जो भी आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पर आपने एक रेज़ को इंसिडेंट किया, उसके बाद यहाँ पर एक आपके पास नॉर्मल है और ये आपकी रे रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्शन था। ये तीनों एक ही, ये वाला जो प्लेन है ये एक ही प्लेन है, इसी एक प्लेन में, ये फर्स्ट कंडीशन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है? सेकंड यहाँ पर आता है सेकंड लॉ, जो स्नेल्स लॉ फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। इसकी मदद से ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसका ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद नेसेसरी पॉइंट, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ लाइट। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि आप लाइट के बिहेवियर को डिस्कस करिए, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा होगा, और अपने जो आंसर है, सिग्निफिकेंस है, उसको कंक्लूड करिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना इन विच लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज होने की वजह से जब कोई लाइट की रेज पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और वो डायरेक्शन को चेंज कर देती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। ये जो चेंज है स्पीड में, ये रे को बेंड कर देता है, और बेंडिंग डिपेंड करती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर, मीडियम की क्या ऑप्टिकल डेंसिटी है। बिहेवियर ऑफ लाइट अलग अलग केस में क्या होता है, ये भी अभी हमने क्लियर करा ही है। रेयर टू डेंसर जाएंगे, एयर टू वाटर ग्लास, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, राइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस कम होगा। डेंसर टू रेयर अगर देखें, ग्लास टू एयर एग्जाम्पल है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। अगर नॉर्मल इंसिडेंट करा रहे हो जहां पर जीरो है, तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, लाइट आसानी से पास कर जाएगी। अब कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। व्हेन लाइट पास होती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ये बेंड होती है कहाँ पर? टुवर्ड्स नॉर्मल। एयर क्या है? रेयर, ग्लास क्या है? डेंसर। सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसी वजह से लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का डिपेंड किस चीज पर करता है? दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे भी और लाइट की स्पीड पर भी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही एंगल बराबर होते हैं। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये करेक्ट उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? इसी को आप स्नेल्स लॉ कहते हैं। लाइट बेंड होती है टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, कहाँ से ट्रेवल करती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब आपका ग्लास से निकल कर जा रही थी एयर में। इसका मतलब क्या है कि जब डेंसर से जा रही होगी रेयरर में। लेकिन ऑप्शन में क्या है? ग्लास टू एयर, यहाँ पर वाटर टू एयर भी हो सकता था, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट आपके टॉपिक है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में सेम इमेजेस की पोजीशन आपको दी गई है, मैं पहले ही इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ये आपके सामने लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस 1, प्रिंसिपल फोकस 2, प्रिंसिपल फोकस 2f1, प्रिंसिपल फोकस 2f2। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, क्योंकि हम इस वाले अपर्चर से भी पूरा सर्किल बना सकते हैं और इस अपर्चर से भी पूरा सर्किल बना सकते हैं, तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, इसीलिए हमने दोनों दे दिए। इस वाले केस में भी आपका सेम होने वाला है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, इन्फिनिटी पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखिए, लाइट पास करेंगे, पैरेलल लाइट्स हमेशा कन्वर्ज हो जाती हैं प्रिंसिपल फोकस पर। तो इमेज आपकी फोकस पर बनी, कैसी है? बहुत छोटी सी, हाईली डिमिनिश्ड
है, पॉइंट साइज है, रियल और इन्वर्टेड है। अगर आपने बियॉन्ड 2f1, यहाँ पर 2f1 के बियॉन्ड इधर जाकर कहीं ऑब्जेक्ट रखिए, ये रखिए ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज कहाँ बनाएगी, f2 और 2f2 के बीच में ऑब्जेक्ट बना रही है। ये लॉज यहाँ पर भी सेम काम करने हैं कि आपकी पैरेलल लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ पर कंप्लीटली। ये रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिरर नहीं है यहाँ पर, तो कंप्लीटली लाइट पास करेगी। तो अगर आप इस तरीके से लाइट को पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो पूरी पास हो जाएगी यहाँ पर। जहाँ जाकर दोनों लाइट्स मीट करेंगी वहाँ आपकी इमेज बनेगी। इस केस में इमेज तो बन रही है लेकिन थोड़ा डिमिनिश है, थोड़ा साइज छोटा है, रियल इन्वर्टेड है। अगर 2f1 पर हम इमेज ऑब्जेक्ट को रख दें, ये रख दिया 2f1 पर, वही सेम कानून यहाँ पर लागू करिए कि आप यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं और यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो कंप्लीटली पास हो जाती है, और अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होके जाती है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, 2f2 पर आपकी इमेज बन जाएगी। देखिए 2f2 पर इमेज बन गई है, सेम साइज की इमेज है। उस वाले केस में सेम साइज कब था, मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर में, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे। कब इमेज आपकी बहुत दूर जाकर इन्फिनिटी पर बन रही थी या फिर नहीं बन रही थी, जब आप उसको फोकस पर रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी इमेज सेम साइज की कब बनेगी, जब आप उसको 2f1 पर रखोगे। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला और f1 के बीच में रख देते हैं तो इमेज आपकी बहुत इनलार्ज बनती है यहाँ पर, और देखिए इन्वर्टेड इमेज बनती है, वही रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो f1 टू f1 के बीच में आपने बनाया तो एनलार्ज इमेज बन गई रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद अगर आप f1 पर रख देंगे, यहाँ पर इसके आगे हम थोड़ा सा चलेंगे, ये रख दिया f1 पर, ऑब्जेक्ट को रख दिया, इस तरीके से दो लाइट रेज यहाँ पर पास करेगी और f2 ऐसी जगह जाएंगी जहाँ कभी मिलेंगी नहीं। तो अगर 2f1 पर आपने रखा है तो इन्फिनिटी पर जाकर इमेज बनेगी, मतलब इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। और अगर आप बिल्कुल लास्ट कंडीशन में चले गए, ये फोकस और पोल वाली, पोल तो यहाँ पर है नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दी तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ चली जाएगी। मिरर के केस में इधर जा रही थी, तो वहां पर भी आपकी वर्चुअल बन रही थी, यहाँ पर भी वर्चुअल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी रियल रेस से नहीं बनेगी। हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि पीछे जाके कहीं पर मीट कर रहे हो, क्योंकि ये तो कभी दुनिया में मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे तो कभी ना कभी मिल सकती है ना, तो उस पॉइंट पर हम अज्यूम करेंगे दैट इज वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, सेम साइड में बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। मिरर के केस में क्या हो रहा था, जब हम फोकस और पॉल के बीच में रख रहे थे तो एनलार्ज इमेज बन रही थी और दूसरी साइड में। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस भी। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखो इसमें पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देती हूँ, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। एक होता है आपके पास मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है, इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है कॉनकेव लेंस, मतलब गुफाओं में भेज दो, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस कैसा होता है जी, ये डाइवर्जिंग होता है। अच्छा ठीक है, ये डाइवर्जिंग होता है, किस वजह से मायोपिया हो जाता है, हमारी जो आईज है, आई का जो लेंस होता है, ठीक है, आई का जो लेंस होता है उसमें एक्सेसिव कर्वेचर आ जाता है। तो आप लिखेंगे कि एक्सेसिव कर्वेचर आ जाता है आई लेंस में, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, उसकी वजह से मायोपिया हो जाता है। या आप इसको दूसरी बात भी कह सकते हैं कि हमारी जो आई बॉल है, ये जो बॉल है, इसमें इलोंगेशन हो जाता है। तो आप इसको कहेंगे कि अगर इलोंगेशन हो जाता है आई बॉल में तब भी मायोपिया हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल तब भी मायोपिया हो जाता है। हाँ, मायोपिया बर्थ से भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो मायोपिया क्या हुआ, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, कॉनकेव लेंस चाहिए होगा, जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। होता क्यों है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कंडीशन है। अच्छा पहले मायोपिया को देख लेते हैं, इसमें अगर गिवन है तो। ठीक है, और कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ, ये आई का स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट कंडीशन होती है हाइपरमेट्रोपिया, इसको लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस। क्या जरूरत है, कैसे हम इसको ठीक करें, हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, प्लीज डिफरेंस समझते रहिएगा। कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, क्या कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को, हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यह कैसे डिक्रीज होगा, जब आप अपनी आईज की पावर को, मतलब कैसे होता कैसे है, जब आईज की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है, या अभी तो हमने आई बॉल को इलोंगेट किया था, यहाँ पर हम आई बॉल को शॉर्टन कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो यहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या है यहाँ पर, प्रेस बायोपिया, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में आपको क्या समझना है, ये ओल्ड एज में जाकर होता है, ओल्ड एज में। ठीक है, ओल्ड एज में क्यों होता है, ये भी मतलब ऐसा समझ लीजिए कि तरह की फार साइटेडनेस ही है, बस थोड़ा सा एज की वजह से यहाँ पर मतलब एज का फैक्टर है, एजिंग वाला फैक्टर है। क्यों होता है ये, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना आई लेंस की, वो कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। या फिर और दूसरा क्या वजह है, इस सिर्फ एक वजह तो नहीं है, नहीं नहीं, जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, सिलियरी मसल्स की जो जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ग्रेजुअली वीक हो जाती हैं, धीरे 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 करके वो वीक होने लगती हैं। यूजुअली कब तक होता है, 40 साल की उम्र तक। अच्छा, इसका इलाज क्या है, आप यहाँ पर यूज करेंगे बाई फोकल लेंस, आप यहाँ पर यूज करेंगे बाई फोकल लेंस इसको इलाज करने के लिए। ठीक है, बाई फोकल लेंस कैसा होता है, उसका अपर पार्ट जो होता है वो डिस्टेंट होता है और लोअर पार्ट नियर विजन, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अप्रेस बायोप्सी आपने याद कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के बारे में सबने सुना होगा, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का कोई इलाज नहीं है, कैटरेक्ट में आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी होती है। ठीक है, यहाँ पर आंख का लेंस पड़ता है। बेसिकली होता क्या है, जो आंख का लेंस होता है ना, आईज का जो लेंस होता है वो यहाँ पर वाइट हो जाता है, वो क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, वाइट हो जाता है आपका, क्लाउडी हो जाता है। क्यों हो जाता है कि वहां पर एक प्रोटीन जम जाती है, प्रोटीन को मत याद करिए, बस प्रोटीन जम जाती है, इसलिए वो वाइट हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, हमें दिखता नहीं है, हमें हल्का-हल्का सा धुंधला दिखता है, पार्शियल दिखता है, कंप्लीट ही विज़न खत्म हो जाता है। क्या इसका तरीका है सही करने का? हमें यहाँ पर सर्जरी करवानी होगी, सर्जिकल रिमूवल करवाना होगा क्लाउडी पार्ट को। बहुत ज़्यादा मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन डे बाय डे होते रहते हैं। इसको एक तरीके से हम मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है? ये आपका कुछ नहीं, मैं ये कलर कुछ ज़्यादा ही सूट नहीं कर रहा है, इसको चेंज कर देती हूँ। इसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, ओके, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, अच्छा दूसरी चीज़ क्या-क्या कंडीशन है, ओपेक हो रहा है यहाँ पर आपका, और एजिंग की वजह से, इंजरी की वजह से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज़र, अगर आप सनलाइट में बहुत लंबे टाइम तक आप सनलाइट को एक्सपोज़र करते हैं, तब भी आपको मोतियाबिंद होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एस्टिग्मेटाइज़। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में है, एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, देखिए हमारी जो आँखें हैं ना, वो एक पॉइंट पर जम नहीं पाती। जैसे ये लाइन्स मैं यहाँ पर बना दूँ, तो आपकी आँखें इन पॉइंट्स पर जम नहीं पा रही हैं, इट मीन्स कि एस्टिग्मैटिज्म की प्रॉब्लम है। इसका इलाज क्या है, इसमें हम सिलिंड्रिकल लेंस देते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। किस वजह से हो जाता है एस्टिग्मैटिज्म? यहाँ पर जो आपकी कॉर्निया की शेप है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, ड्यू टू इर्रेगुलरली इर्रेगुलरली शेप्ड कॉर्निया, ड्यू टू इर्रेगुलरली शेप्ड कॉर्निया और डिस्टॉर्टेड लेंस, लेंस के डिस्टॉर्टेड होने की वजह से। दूसरी बात, देखिए डिफेक्टिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस, ब्लड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड विजन हो जाता है, नियर और फार दोनों हो सकता है एस्टिग्मैटिज्म में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आईज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है, बट मैंने यहाँ पर डाल दी है। अगर आप आई का जाकर स्ट्रक्चर देखें, तो कॉर्निया बाहर का पार्ट होता है, आउटर कर्व्ड सरफेस होता है, जो मोस्ट डिफ्रैक्शन आपको प्रोवाइड करता है। एक्वस ह्यूमर, जो फ्लूइड होता है कॉर्निया के और लेंस के बीच में, यहाँ पर शुरू वाला जो विजन होता है, मैं आपको अगर इमेज नेक्स्ट टाइम मैं आपको इमेज दिखा दूंगी, या आप लोग इमेज डाउनलोड कर लीजिए प्लीज कोई सी भी, और उसमें आपको मिल जाएगा। आइरिस होता है जो कलर्ड पार्ट होता है, जो कंट्रोल करता है हमारे साइज के पीपल को। पीपल क्या होता है, जो रेगुलरली किस तरीके से ओपनिंग होनी है, रेगुलेट करता है लाइट की एंट्री को। आई लेंस, हमारी लेंस के अंदर जो लेंस है, वो आईज के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और वो रेटिना पर फोकस करता है। सिलियरी मसल्स हमारे चेंज करती हैं लेंस के कर्वेचर को, अकोमोडेशन के, कम लाइट है तो आंखों को थोड़ा कम कर लेना है, और ज्यादा लाइट है तो थोड़ा सा आंखें बंद करके देखना है, और कम लाइट है तो थोड़ा ज्यादा आई बॉल को थोड़ा बढ़ा बढ़ा कर देखना, डायलेट कर लेना है। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, इंपल्सेस लेके जाती हैं ब्रेन पर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो आई की शेप को मेंटेन करता है। मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर लाइट एंटर करती है कॉर्निया में, फिर कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में जाती है, फिर लाइट पास करती है पीपल से, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है, फिर इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है, रियर इन्वर्टेड इमेज छोटी सी इमेज बनती है। रोड्स एंड कॉन्स उनकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर उनके कलर के लिए डिटरमाइन करते हैं, और ब्रेन उसको इमेज को सही सीधा कर देता है। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है यहाँ पर, अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट डिफरेंट डिस्टेंस। जैसे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर होगी तो जो लेंस है वो पतला हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, अगर पास में होगी कोई ऑब्जेक्ट तो लेंस थिक हो जाएगा। पावर ऑफ अकोमोडेशन, मैक्सिमम वेरिएशन इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, नॉर्मली आपकी 4 डायोप्टर्स होती है। इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर यह है कि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए,
फार पॉइंट इन्फिनिटी, दूर-दूर तक हम देख सकते हैं चीज़ों को। पर्सिस्टेंस ऑफ विज़न क्या है? इमेज डिमेंस रेटिना पर। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूँगी कि पर्सिस्टेंस ऑफ विज़न ये 1/16 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं ना, एक्चुअल में वो वीडियोज़ नहीं होती, वो फ़ोटोज़, फ़ोटोज़, फ़ोटोज़ होते हैं। बहुत कम सेकंड्स के लिए, 1/16 सेकंड से कम के लिए अगर हमें कोई चीज़ दिखाए तो वो हमें मूव होती हुई दिखती है। उसका रीज़न क्या है वो नेक्स्ट उस क्लास में कभी फुर्सत मिलेगी तो बात करेंगे। उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, क्या-क्या वजह से हो रहा है, इस सारे का सारा आप पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, फिर बाद में मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं था। ठीक है? चलो एस्टिग्मैटिज़्म हो गया। कुछ एमसीक्यूज़ हैं आपके पास। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड होती है, ठीक है? उसके बाद है यहाँ पर मायोपिया का करेक्टेड वर्ज़न क्या है? मतलब हम मायोपिया को कैसे सही कर सकते हैं? तो कॉनकेव लेंस लगाकर, शुरुआत में ये बात बता दी थी। जो लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टेंस विज़न की वो 25 सेंटीमीटर है। प्रेस बायोपिया कैसे होता है? जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताया था कि फार साइटेडनेस होता है, कॉन्वेक्स लेंस से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? और हमारी जो आई लेंस है उसकी पावर डिक्रीज़ हो जाती है या आई बॉल हमारी शॉर्टनिंग हो जाती है। इसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। रोड्स आपकी नाइट के विज़न में हेल्प करती हैं, और जो आपकी रोड्स और कॉन्स, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? कॉन्स आपके कलर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रोड्स आपकी इंटेंसिटी के लिए। ब्लाइंड स्पॉट इन द पॉइंट जहाँ पर कोई भी ऑप्टिक नर्व्स लीव्स करती है आई को। उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या डिक्रीज़ कर देता है? एज की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है। अस्टिग्मैटिज़्म कैसे करेक्ट किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंस लगाकर, दोनों के दोनों लेंस लगाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ आइरिस, क्या फंक्शन है आइरिस का? कि वो लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। अब देखिए आपके जो लास्ट टॉपिक, यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं, इनको मैं डिटेल में बताती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज़, इसमें क्या हो रहा है? स्फेरिकल मिरर्स 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव्स, कॉन्वेक्स, दोनों हो गए। इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत आसानी से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? वो कन्वर्ज करता है पैरेलल लाइट को जो फोकस से पास करके जाती है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना देता है। वर्चुअल भी बना देता है, मैग्नीफाइड इमेज, जो लास्ट वाली कंडीशन थी। इसीलिए हम शेविंग मिरर में इसको यूज करते हैं ताकि बड़ी बड़ी मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट दिखे। ठीक है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं ताकि, और रिफ्लेक्टिंग करते हैं टेलीस्कोप में ताकि बड़ी सी इमेज दिख जाए। व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ करते हैं हम इसको। टॉर्चेस में यूज़ करते हैं ताकि लाइट कन्वर्ज हो जाए, एक ही जगह जो ढूंढनी है वहाँ पर लाइट अच्छे से पड़ जाए। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स मिरर की क्या खासियत है? यहाँ पर लाइट रेज आती है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वाइड फील्ड में, लेकिन यहाँ पर हम इमेज छोटी देखते हैं। तो हम अपना रियर व्यू जो बना देखते हैं ना मिरर्स, उसमें व्हीकल्स में, वहाँ पर इसको देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। स्फेरिकल लेंस 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप में, ये मतलब जस्ट कंक्लूजन की तरह है। टेलीस्कोप वगैरह में, कैमराज़ में करेक्ट करता है हाइपरमेट्रोपिया को। अभी हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। सारी कंडीशन जो-जो याद आए एग्ज़ाम में लिख लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वो तो प्लीज़ बिल्कुल मिस मत करना। बिकॉज़ इट कैन कन्वर्ज लाइट फ्रॉम अ रियल इमेज। कॉनकेव लेंस का हम कंक्लूजन लिख रहे हैं यहाँ पर। कॉनकेव लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, इट डाइवर्ज लाइट रेज़ टू फोकस इमेजेस ऑन रेटिना। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है मिरर की, लेंस फार्मूला की, नेचर ऑफ इमेज फ्रॉम ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब आते हैं एप्रिसिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आने के चांसेस कम है क्योंकि ये बहुत डिटेल डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एप्रिसिएशन, क्योंकि इन्होंने आगे लिख दिया है तो उससे ये थोड़ा कंसाइज हो जाता है, तो हम जस्ट एप्रिसिएशन ही यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीजर करता है कि वो लाइट कितना बेंड करेगी, कितना रिफ्रैक्ट होगी एक्चुअल में वो, जब हम उसको पास कराएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ये डिफाइन करती है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड का क्या रेशियो है, वेकम में क्या रेशियो है, और उस मीडियम में क्या रेशियो है। वही लाइट की स्पीड का रेशियो वेकम में, वही लाइट का स्पीड का रेशियो मीडियम में। जैसे मैं यहाँ पर एयर में देख लूँ और उसके बाद में यहाँ पर ग्लास में देख लूँ, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू होता है c अपॉन v। इट ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही जो हमने साइन i अपॉन साइन r पढ़ा था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप स्नेल्स लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, ग्लास का 1.55। वाई लाइट बेंड्स मोर इन ग्लास, ज्यादा ग्लास में क्यों होती है देन वाटर। कॉन्सेप्ट यही एक्सप्लेन करता है कि ये नेचुरल फिनोमिना है जो अपेरेंट डेप्थ तक हम देखते हैं। जैसे अगर आप कोई कॉइन देखेंगे वाटर के अंदर तो आपको उठा हुआ मिलेगा ऊपर की तरफ। मैंने आपसे कहा था ना कि दिखता है, ऐसा होता नहीं, दिखता है हमें।
बेंडिंग ऑफ पेंसिल, पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज, ये सब कुछ रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट ओनली क्वांटिफाइज ऑप्टिकल डेंसिटी, ये आपको ये भी समझने में मदद करता है कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, लेंस का डिजाइन कैसे बनता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम कैसे बनाते हैं। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आपका सिलेबस रह गया, यहाँ पर खत्म कर देते हैं। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जैसे हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते दिखते हैं, तो जिस स्टार को आप देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में आपको नहीं दिखता। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझाती हूँ। आप ये समझ लीजिए कि ये अर्थ के, थोड़ा-सा मोटा बना देती हूँ। ये आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है? ये आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं। अब आपकी आँखें हैं 2 और आपने देखा स्टार्स को, ये आसमान में स्टार्स हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको जो एक्चुअल में जो रिफ्रैक्शन होता है ना लाइट का, यहाँ पर आसमान तो आपको दिख गया, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एटमॉस्फेयर तो है, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? अब ये एटमॉस्फेयर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग होती है और यहाँ पर स्पेस की डेंसिटी अलग होती है। इस डेंसिटी की वजह से होता है रिफ्रैक्शन कोज़। तो आपको जो स्टार की इमेज यहाँ दिखनी चाहिए थी, वो यहाँ पर आकर आपको इधर दिख जाती है। ठीक है? ये आपको स्टार दिखता है। एक्चुअल में आपको डायग्राम नहीं बनाना, बस समझना है। तो जो स्टार आपको दिख रहा होता है, वो स्टार नहीं होता, वो स्टार की इमेज होती है। जो सन दिख रहा होता है, सन नहीं होता, सन की इमेज होती है। हमको दिखता क्या है? हमको इमेजेस दिखती हैं। ठीक है? अगर एक्चुअल सन आपको देखना है, तो ठीक 12 बजे, लेकिन नहीं देखना। कह दो हमें नहीं देखना, हमें अपनी आँखें खराब नहीं करनी। अभी-अभी हम आँखों के डिफेक्ट पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है? लेकिन आप ये स्टार्स को तो देख नहीं सकते। ओरिजिनल स्टार्स का तो टाइमिंग नहीं है, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको कभी ओरिजिनल स्टार्स दिखते ही नहीं। ठीक है? चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट एज़ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार ट्रैवल थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अलग-अलग लेयर्स में ट्रैवल करती हैं। ये पास करती हैं थ्रू लेयर्स ऑफ वेरिंग टेम्परेचर डेंसिटी, अलग-अलग टेम्परेचर, अलग-अलग डेंसिटी होती है। कितनी सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, एक्सोस्फेयर होती है, ये सारी लेयर्स की अलग-अलग डेंसिटी, अलग-अलग टेम्परेचर होता है। व्हिच हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, अपने-अपने इंडाइसेस हैं भाई। बिकॉज़ ऑफ दिस कंटीन्यूअस चेंज, इतना चेंज होने की वजह से लाइट बेंड करती रहती है, रिपीटेडली बेंड करती रहती है एंड अपरेंट पोज़ीशन पे पहुँच जाती है। ब्राइटनेस ऑफ स्टार चेंज होता रहता है और ऐसा लगता है जैसे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। कभी लगेगा, देखिए स्टार्स कुछ ट्विंकल नहीं कर रहे, स्टार्स भैया एक जगह रुके हुए हैं, ट्विंकल नहीं कर रहे। ट्विंकल हमें दिखता है, क्यों? रिफ्रैक्शन, इतनी ज़्यादा रेज़ है वहाँ पर एटमॉस्फेयर की, तो कभी एक इमेज बनेगी, कभी एक इमेज बनेगी, कभी एक इमेज बनेगी। हमारी आँखें तो 1/16 सेकंड में ही देख पाती हैं। इतने कम टाइम में जब ये इधर-उधर हो जाएँगी, तो हमें लगेगा कि ट्विंकलिंग हो रही है। ओके? Since stars are very far away, they act as point source of light, so even a small variation in atmospheric refraction cause noticeable fluctuation in intensity. जो planets हैं वो twinkle नहीं करते भाई, उनकी अपनी लाइट ही नहीं है, twinkle कहाँ से करेंगे? दे और बहुत क्लोज भी हैं, बड़े पास भी हैं वे हमारे। तो extended source, as extended source light from the different parts average out of fluctuation, ये फिनोमेना जो आपका है, इसको आप रिफ्रैक्शन थ्रू यूनिफॉर्म मीडियम। डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विबग्योर के बारे में पढ़ा है आपने एंड क्या-क्या पढ़ा है? रेनबो वगैरह भी पढ़ा होगा। रेनबो का फॉर्मेशन बताऊँगी मैं आपको, बड़ा मज़ा आता है उसमें डिस्पर्जन वाला केस पढ़ने में, क्योंकि रेनबो एक्चुअल में जो हमें दिखता है वो नहीं, रेनबो तो एक्चुअली दिखता है, रेनबो गलत नहीं दिखता, लेकिन उसका फॉर्मेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पढ़ते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिट हो जाती है विबग्योर में, कलर्स आपको पता है। जब वो पास करती है प्रिज़्म से, ये होता है बिकॉज़ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ होती है, हेंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होते हैं मीडियम में। वॉयलेट कलर जो होता है वो डेविएट हो जाता है मोस्ट, वाइल जो रेड कलर होता है वो बहुत देर में डेविएट होता है। तो इस वजह से आपको लास्ट में आर दिखता है रेड कलर और शुरू में वी दिखता है वॉयलेट कलर। जो व्हेन द वाइट लाइट एंटर करती है ग्लास प्रिज्म से, ईच कलर बैंड बाय ए डिफरेंट अमाउंट फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम, तो अलग अलग अमाउंट से कलर बन जाते हैं, स्पेक्ट्रम बनता है। द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, उसको जो जो बैंड हमें मिलता है उसको हम व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्पर्जन एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन नेचर वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ टिनी प्रिज्म, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इट ऑल्सो प्रूव्स दैट व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। न्यूटन ने पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक ग्लास प्रिज्म को यूज़ करके, उसने रिकॉम्बिनेट कर दिया था इस तरीके से, प्रिज्म को उसने अलग-अलग जगह पर जोड़ दिया था। ठीक है? उसने कुछ प्रिज्म लिए, उनका एक वो बनाया, वहाँ पर उसने 3 ट्रायंगुलर प्रिज्म के बेस लिए थे, ये वाले बेस ट्रायंगुलर प्रिज्म के, और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस ली, उनको उन्होंने जोड़-जाड़ के बना दिया एक ऐसी सरफेस जो इंक्लाइन कर रही थी एक दूसरे के
पास में। तो वहाँ पर न्यूटन साहब ने इसको डेमोंस्ट्रेट करके भी देखा, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये चीज़ें। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स यूजिंग अनदर प्रिज्म शो दैट व्हाइट लाइट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, कन्फर्मिंग दैट डिस्पर्सन इज ड्यू टू वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, बेसिकली वो वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्रैक्शन होता है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ एक्चुअल में डिस्पर्सन कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर आप व्हाइट लाइट डालोगे, यहाँ पर जाकर जैसे ही ग्लास से वो पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो नॉर्मल के इधर चली जाएगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेवरल कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो बैंड ऑफ सेवरल कलर्स सो ऑब्टेन्ड, उसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हो, विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, यहाँ पर रेड कलर लीस्ट डेविएट होता है और वॉयलेट कलर मैक्सिमम डेविएट होता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और समझानी रह गई है, दैट इज जो आपका फिनोमिना है, विच वन, रेनबो का। ठीक है, उसको और समझ लेते हैं यहाँ पर। चलिए रेनबो का फिनोमिना बताती हूँ। देखिए ये आपका सन, बहुत बड़ा सा सन है, इतना बड़ा बनाना नहीं चाहिए था, स्क्रीन इतनी बड़ी है नहीं हमारी। तो सन आपका यहाँ पर है, इससे आ रही है सनलाइट। यहाँ पर कहीं बारिश हुई थी तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें थी, बादल बना देती हूँ, बारिश सी लगेगी आपको। तो यहाँ पर बारिश की बूंदें थी छोटी छोटी सी। ठीक है, अब बारिश की बूंदों ने ना एक बड़ी ही बूंद बना देती हूँ मैं, छोटी सी लग रही है, दिख नहीं पाएगा इसमें। इसके अंदर क्या होगा, सनलाइट आई यहाँ पर, और सनलाइट आने के बाद यहाँ अंदर ही अंदर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम टोटल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन बाहर नहीं जाता, कंप्लीट रिफ्लेक्शन अंदर ही हो जाता है। इससे जो रेज यहाँ पर फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड रेनबो। यहाँ पर आकर आपका रेनबो फॉर्म होता है। तो रेनबो जब होता है, क्या क्या होता है मैम, वहाँ पर डिस्पर्जन होता है, चलो डिस्पर्जन हो गया। मैम वहाँ पर तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन भी होता है, जी बिल्कुल होता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन। ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन केस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कंटेंट आपको दे दिया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को थर्ड क्लास चाहिए, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका सिलेबस ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ मैं इस तरीके से कंटिन्यू करूंगी। उसके साथ साथ हम दोनों एक साथ में लेकर आएंगे, थोड़ा और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। इफ़ यू पीपल्स वांट देन डेफिनेटली आई विल ब्रिंग, अदरवाइज नो। थैंक यू सो मच।